हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है। दिस लेक्चर कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, advantages of chemical equations, limitations of chemical equations, and lastly problems based on balancing chemical equations. Now start. What is chemical reaction? Chemical reaction is the process in which some known substances changes into new substance with different properties. For example, rusting of iron, the setting of milk into curd, digestion of food, respiration, etc. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कुछ नोन सब्सटेंस चेंज होते हैं न्यू सब्सटेंस में, जो कि न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है पहले वाले सब्सटेंस से। उसमें आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिएक्टेंट्स, एरो, प्रोडक्ट्स। तो जो नोन सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्टेंट के साइड में हम लोग लिखते हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं आफ्टर रिएक्शन उससे हम लिखते हैं प्रोडक्ट के साइड में। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट्स, द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो स्टार्टिंग सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और एरो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है वो क्या डिनोट करता है? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। एरो जो है इंडिकेट करता है डायरेक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। देखिए कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनको रिएक्टेंट के साइड में हमने लिखा, फिर एरो, देन वाटर, वाटर को प्रोडक्ट के साइड में लिखा। सेकेंड एग्जाम्पल है, मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। मीथेन गैस को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है एंड हीट। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ऐसे हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया या फिर नहीं हुआ, वो कैसे हमें पता चलता है? देखिए, a change is called a chemical reaction if it shows all or some of the following characteristic. ये जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं इनमें से अगर एक भी दिखता है या फिर सारे दिखते हैं किसी रिएक्शन में, तो उससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। जैसे पहला इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, एक नया सब्सटेंस का बनना, चेंज इन स्टेट, सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आना, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। ये कुछ चेंजेज हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। इसमें से फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। ये है सोडियम मेटल और ये क्लोरीन गैस। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है टेबल सॉल्ट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंबशन रिएक्शन ऑफ अ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। देखिए ये कैंडल है, कैंडल को बर्न किया गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये लिक्विड में चेंज हुआ, देन फर्दर गैस में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्टीम, ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है। चेंज इन कलर, थर्ड वन इज चेंज इन कलर। कलर में चेंज आना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, वाटर and carbon dioxide to give copper carbonate which changes color from brown to blue or blue green। कॉपर है, जब ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो कॉपर के जो ऊपरी लेयर है उस पर कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर जम जाता है, जिससे कॉपर का कलर जो ब्राउन कलर का होता है वो अब ब्राउन से ब्लू या ब्लू ग्रीन दिखना लगता है। और दूसरा इसका है, दूसरा एग्जांपल है ब्लैकनिंग ऑफ सरफेस ऑफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जब किसी वेजिटेबल को हम लोग या फ्रूट को कट करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उसके सरफेस पे ब्लैक कलर की एक लेयर जम जाती है। रस्टिंग, रस्टिंग जैसे हम लोग जानते हैं आयरन को मॉइस्चर में छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए तो उस पर रस्ट जम जाता है, तो ये भी चेंज इन कलर है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि कॉपर का बना हुआ है। पहले इसका कलर ब्राउन कलर था और अब ये ब्लू ग्रीन टाइप से दिखने लगा है। ये देखिए फ्रूट्स है, फ्रूट को कट करके कुछ टाइम के लिए जब छोड़ दिया गया तो फ्रूट के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम गई है। जैसे लीव है, रेनी सीजन में हम देखते हैं कि लीव का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जब पतझड़ का टाइम आता है या स्प्रिंग सीजन आता है तब पत्ते जो हैं वो येलोइश होने लगते हैं, या फिर बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो रेडिश होने लगते हैं, उसके बाद वो झड़ जाते हैं। तो ये भी चेंज इन कलर है। ये जो आयरन में रस्ट लग जाता है वो भी चेंज इन कलर है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब किसी भी रिएक्शन के बाद गैस का इवॉल्व होना। जैसे रिएक्शन बिटवीन प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम लोग प्लैटिनम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। देखिए जैसे इस बीकर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया गया है और ऊपर से ये प्लैटिनम है जो कि एक मेटल है, उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब डाला गया तो दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। इन दोनों के रिएक्शन के कारण ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। एक और एग्जांपल हम लोग जनरल देखते हैं घरों में कि जब इनो को वाटर में डाला जाता है तो ऐसे बबल्स निकलने लगते हैं। तो वो बबल्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि इनो जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो गैस इवॉल्व होती है। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम बाय अ चेंज इन टेम्परेचर विच इज अ राइज इन टेम्परेचर। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइम है। जब रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ तो वो चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लैग्ड लाइम है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है।
हम लोग देखे होंगे कि चूने को जब पानी में घोला जाता है तो पानी में घोलने के बाद जिस कंटेनर में हम लोग घोल रहे होते हैं चूने को, वो कंटेनर भी गर्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम लोग चूने को वाटर में घोल रहे होते हैं तो चूना जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करने के कारण ही जिस कंटेनर में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को घोल रहे होते हैं वो कंटेनर भी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। The chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तब बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसको हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और इसमें जब बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है। ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेट, ये बेरियम सल्फेट है और इसमें कुछ कलरलेस लिक्विड भी है। वो कलरलेस लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula along with number of atoms and molecules in its reactant and products। जो केमिकल इक्वेशन है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम लोग सिंबल और फॉर्मूला के जरिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में दिखाते हैं। जैसे देखिए, रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे रिएक्टेंट हैं, जिनको हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और वाटर हमारा प्रोडक्ट है जिसे हमने लिखा है राइट हैंड साइड में। इसे हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H2, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। तो ये क्या है? रिएक्टेंट है। और वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O, जो कि एक यहाँ पर प्रोडक्ट है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both side। ऐसा क्यों होता है कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों एलिमेंट्स का इक्वल होना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम जानते हैं कि मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में जो भी एलिमेंट हमने लिया है वो सेम होगा। ये हम लोग एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। यह एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं Mg एक है रिएक्टेंट के साइड में और ये प्रोडक्ट के साइड में भी Mg एक है, और रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? आगे हम यहाँ पे 2 लगाते हैं Mg के आगे और यहाँ भी 2 लगाते हैं। अब देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे Mg भी 2 है, यहाँ पर Mg 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन
2 है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। आगे चलते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं इसका फर्स्ट, राइट स्केलेटल इक्वेशन क्लियरली शोइंग एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले हम लोग इक्वेशन का स्केलेटल लिखते हैं साफ साफ, कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, वो हम लिख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। उसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंड स्टेप, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन 2 साइड ऑफ इक्वेशन इज काउंटेड एंड टेबुलेट। उसके बाद दोनों साइड जो अलग अलग एटम्स हैं उसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं और कितने एटम हैं वो भी लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स on left side is made equal to the number of corresponding atoms on the right side of the equation by using coefficient f required। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड भी जितने एलिमेंट हैं और राइट साइड जितने एलिमेंट हैं, जिधर जो एलिमेंट अनबैलेंस्ड है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, उसके आगे कोएफिशिएंट लगा के, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। हमारा फोर्थ स्टेप है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना उस कंपाउंड से जो कंटेन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब वो कंपाउंड रिएक्टेंट के साइड भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट के साइड भी हो सकता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे आयरन प्लस वाटर गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इससे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। तो इसमें पहला एटम है, देखिए यहाँ आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट के साइड में आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट के साइड में आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। इतना हमने लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन बैलेंस्ड है। आयरन बैलेंस्ड नहीं है, देखिए रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में 2 है, प्रोडक्ट के साइड में 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में 4 है। तो आयरन और ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड है। स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। पहला स्टेप, बैलेंस Fe एटम्स। यहाँ देखिए इस रिएक्शन में हमारा सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, Fe3O4। तो हम लोग इस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। इस कंपाउंड में आयरन, अभी हमने पीछे देखा कि आयरन जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस आयरन एटम्स कैसे बैलेंस करेंगे, Fe के आगे हम लोग 3 कोफिशिएंट जब ऐड कर देंगे तो अब देखिए आयरन 3 हो गया और प्रोडक्ट के साइड भी आयरन 3 हो गया। तो आयरन तो बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ अभी भी 4 है और यहाँ रिएक्टेंट के साइड में 1 है। अब इसे बैलेंस करना है, तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, H2O के आगे हम लोग 4 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। तो अब देखिए हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी। अब देखिए हाइड्रोजन जो पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 8 हो गए, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम रहे। अब इन्हें बैलेंस करना है तो स्टेप 3 पे चलते हैं, बैलेंसिंग हाइड्रोजन
एटम। देखिए अब हम लोग ये प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के आगे 4 कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। तब देखिए अब हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ रिएक्टेंट के साइड भी 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन। अब फिजिकल स्टेट जो है सब्सटेंस का किसी केमिकल इक्वेशन में, अब उसके सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं। देखिए जैसे गैस स्टेट है तो उसको हम G से डिनोट करते हैं, स्मॉल g। लिक्विड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे स्मॉल l से डिनोट करते हैं। सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है उसे स्मॉल s से। एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई सब्सटेंस है उसे AQ से। यहाँ एक्वस का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। जैसे फॉर एग्जांपल Mg सॉलिड में है इसलिए S लिखा, प्लस O2 गैस है, गैस के फॉर्म में है तो G लिखा, गिव्स आउट MgO। MgO सॉलिड के फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर S लिखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक। जिंक जो कि सॉलिड के फॉर्म में है S, इसलिए S लिखा गया, प्लस H2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, यानी कि H2SO4 के सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यानी कि वाटर और H2SO4 दोनों प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इसलिए इस सॉल्यूशन को एक्वस लिखा गया। गिव्स आउट ZnSO4, ये भी एक्वस है, इसमें भी ZnSO4 के साथ सॉल्वेंट के रूप में वाटर प्रेजेंट है, प्लस H2 जो कि गैस के फॉर्म में है। आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैस प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट इन प्रोडक्ट। अब जो गैस प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट में होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए अपवर्ड एरो के ज़रिए हम लोग गैसियस प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं और डाउनवर्ड एरो से प्रेसिपिटेट इन प्रोडक्ट, यानी कि प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, गिव्स आउट ZnSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसलिए इसे अपवर्ड एरो के ज़रिए डिनोट किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस के फॉर्म में है, प्लस CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, इसलिए इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के ज़रिए डिनोट किया जा रहा है, प्लस वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए L लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन हीट ऑफ रिएक्शन। अब जो रिएक्शन में हीट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हीट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और प्लस हीट भी रिलीज हुई, तो इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम लोग हीट की जगह पे हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं या सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं, तीनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सेम रिएक्शन है तीनों। आगे चलते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन अगर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब उसे हीट मिलेगी। जब उसे हीट मिलेगी तब वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस O2 प्लस हीट देन गिव्स आउट NO, यानी कि N2 और O2 तभी रिएक्ट करेंगे जब हीट दी जाएगी, तब जाके नया प्रोडक्ट बनेगा NO। इसे हम लोग यहाँ पे भी जैसे पिछले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने एग्जाम्पल में देखा कि हीट को हम लोग हीट एनर्जी और सिर्फ एनर्जी लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं रिएक्शन के? टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हीट रिक्वायर्ड। रिएक्शन में ये जो कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी, और हीट रिक्वायर्ड, कुछ हीट, मिनिमम हीट रिक्वायर्ड होती है, ये भी रिएक्शन के कुछ कंडीशन होते हैं। जब इसी कंडीशन पे केमिकल रिएक्शन हो पाता है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो जब हमें किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होता है, तब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने वाले कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, और किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हमें रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा लो करना पड़ता है, तो हम लोग घटाने वाले कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स आउट CH3COOC2H5 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन तभी हो पाया जब इसे एक मिनिमम हीट की रिक्वायर्ड थी, जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा से डिनोट किया। इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ये डेल्टा है, इसका मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है जो कि एक कैटलिस्ट के जैसा यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये कॉन्क H2SO4, इसका मतलब है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, N2 प्लस 3H2O को जब हम रिएक्ट कराते हैं एट प्रेजेंस ऑफ आयरन, जो कि एक कैटलिस्ट है, एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, और 20 atm जो 20 atm प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी। जब ये तीनों कंडीशन फिल हो गए तब जाके ये रिएक्शन हुआ और 2NH3 बना, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट कराया तब ये बना NH3, इसे हम अमोनिया कहते हैं। और ये रिएक्शन कब पॉसिबल हुआ? जब हमने आयरन लिया एज अ कैटलिस्ट, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और 20 atm प्रेशर दिया, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब, रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना, फिर वापस प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट में भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करना, मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, फिर वो वापस वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। जैसे ये पहला एग्जांपल है N2 प्लस 3H2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तब ये 2NH3 बनता है, और वापस 2NH3 जो है वो N2 प्लस 3H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो सिंबल है ये 2 हाफ एरोज हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है Sn प्लस 2Cl2 गिव्स आउट SnCl4। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाते हैं बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकते हैं, और इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन
यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस है? पहला है इट सेव टाइम स्पेस टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन। ये एक बहुत ही कम स्पेस लेता है और बहुत सारा टाइम सेव करता है। दूसरा है एडवांटेज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स टू बी टेकन टू प्रिपेयर अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए हम लोगों को कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है वो भी हम लोग केमिकल इक्वेशन के ज़रिए कैलकुलेट कर पाते हैं। थर्ड एडवांटेज इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इन्वेस्टिगेट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन के ज़रिए क्या क्या इफेक्ट की ज़रूरत है कि टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट और कितने कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कैटलिस्ट की उस रिएक्शन के लिए, उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो ये भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। फोर्थ एडवांटेज है केमिकल इक्वेशन आर अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। केमिकल इक्वेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड के साइंटिस्ट के ज़रिए समझा जाता है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों। केमिकल इक्वेशन सारे साइंटिस्ट के ज़रिए वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट को समझ आता है। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये नहीं बताता है कि जब रिएक्शन हो रहा है उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या फिर कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। कुछ रिएक्शन हैं जो तुरंत कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन है जो काफ़ी टाइम लेते हैं, तो वो हमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही पता चलता है। केमिकल इक्वेशन ये नहीं बता पाते हैं कि इस रिएक्शन को होने में, किसी भी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये एक इसका मेजर लिमिटेशन है। सेकेंड, some reactions may be even explosive. This is not revealed by a chemical reaction. कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। एक्सप्लोसिव कहने का मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सोडियम और वाटर को रिएक्ट कराया जाए तो वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रिएक्ट कर जाते हैं। ये हमें इक्वेशन के ज़रिए नहीं पता चल पाता है, तो ये भी एक मेजर लिमिटेशन है। थर्ड वन इज a chemical equation does not tell about the actual quantity of the reactant consumed or product formed. It only gives the ratio. देखिए केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग क्वांटिटी लेते हैं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट बनता है, जो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमें पता नहीं चल पाती है। जो हमें पता चलती है वो क्या होता है, वो उसका रेशियो होता है कि इस रेशियो में हम अगर रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट हैं उनको किसी रेशियो में मिलाया जाए तो किस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमें बस रेशियो पता चल पाता है, उसकी एक्चुअल क्वांटिटी पता नहीं चल पाती है। अब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन जो है, कुछ केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर उन्हें बैलेंस करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन है, तो इस तरह से हमें लिखना है। अब देखना है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो क्लोरीन है, बट यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है। तो अगर हम यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड कर दें तब ये इक्वल हो गया, बैलेंस्ड हो गया। देखिए दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सी है सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फोर्थ क्वेश्चन है
calcium hydroxide plus carbon dioxide gives out calcium carbonate plus water. Fifth question है zinc plus silver nitrate gives out zinc nitrate plus silver. Fifth है lead plus copper sulfate gives out lead sulfate plus copper. और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके क्वेश्चन हैं आज के लिए जो आपको करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।